अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स यानी कि डेप्रिसिएशन का एक बेसिक सा सवाल डिस्कस करूंगा और इससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। ये वैसे ए लेवल्स के पास पेपर का मई 2012 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं लिख भी देता हूँ, मई 2012 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2। और जो इनरोल्ड बच्चे हैं वो मुझसे इसका हैंड आउट भी मांग सकते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कुछ मोटर व्हीकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? Amrita commenced business on 1st January 2010. During the first 2 years of business, the following non-current assets were purchased on the dates shown. 1 जनवरी 2010 को कंपनी ने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बिज़नेस के पहले 2 सालों के नॉन करेंट एसेट्स के बारे में बात बताई हुई है। मोटर व्हीकल्स 2010 की 1 जनवरी को एक मोटर व्हीकल ख़रीदी, 1 जुलाई को एक मोटर व्हीकल ख़रीदी, फिर अप्रैल में ख़रीदी, फिर इक्विपमेंट के बारे में डिटेल्स था। Amrita has a policy to depreciate motor vehicles at 20% per annum on cost or straight line method and equipment at 15% per annum on cost straight line method, rates being charged for each month of ownership. A में बोलता है calculate the total depreciation for each of the years 2010 and 11 for motor vehicle and equipment. तो चलिए पहला हम पार्ट इस सवाल का करते हैं, यानी कि हमें जो है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है और हमें बताना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की अगर बात करें और हम पहले सवाल सॉल्व करें साल 2010 के लिए, या इनफैक्ट दोनों चीज़ें साथ कर लेते हैं और हम हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमारे पास 2 तरह के एसेट्स हैं। पहले हमारे पास एक तो है व्हीकल्स, एक है हमारे पास व्हीकल्स, ठीक है ना। और व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 साल हैं, एक 2010 का साल है, एक हमारे पास साल 2011 है। 2011 2 साल है, ठीक है जी, 2010 और 2011। अच्छा जी, अब व्हीकल में हमारे पास कौन कौन सी व्हीकल है? एक है MV1। MV1 जो व्हीकल है वो आपने 1 जनवरी 2010 को 26,000 में परचेज़ करी थी। और अगर ऐसा है तो MV1 की साल 2010 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी होगी 26,000 का 20% का डेप्रिसिएशन रेट भी सवाल में दिया हुआ है। तो MV1 जो है उस पर तो साल 2010 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी होगी, इसलिए क्योंकि MV1 आपने साल के बिल्कुल ही पहले दिन परचेज़ किया था तो 2010 में भी पूरी डेप्रिसिएशन और 2011 वाले साल में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन विच इज़ 26,000 का 20%। ठीक है जी, 5,200 5,200। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं MV2 की। अब जो हमारे पास MV2 है उसको हमने 18,000 रुपये में 1 जुलाई 2010 में परचेज़ किया था। लिहाजा जब हम 2010 के साल की बात करेंगे तो 18,000 का 20% लेंगे, इससे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन 2010 में क्योंकि ये एसेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए था तो मुझे इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन को अपने बुक्स में चार्ज करूं। जब 2011 की बात आएगी तो अब तो ये एसेट मेरे पास साल के पहले दिन से है, लिहाजा इस पर मुझे 18,000 इंटू 20% पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी होगी। इसके बाद हमारे पास MV3 एक मोटर व्हीकल है, लेकिन वो 2010 में मेरे पास थी ही नहीं व्हीकल। 2010 में तो मैंने उस व्हीकल को परचेज़ ही नहीं किया था, मैंने उसको परचेज़ किया है 1 अप्रैल 2011। तो 24,000 इंटू 20% सिर्फ और सिर्फ 2011 की डेप्रिसिएशन लगेगी और वो भी 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी क्योंकि मैंने उसको अप्रैल में परचेज़ किया था, तो 3600 आता है। इस तरह से हमारे पास जो टोटल अमाउंट्स बन जाते हैं वो एक तो 7,000 है और दूसरा हमारा जो टोटल अमाउंट है वो बन जाता है 12,400। ठीक है जी, तो ये MV1, MV2 और MV3 की व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन हो गई। अच्छा, व्हीकल्स के बाद दूसरे पार्ट में हमसे उसने इक्विपमेंट्स के बारे में ऐसी ही वर्किंग करने को बोला था।
इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। इक्विपमेंट्स में हमारे पास एक तो है EQ1 और एक है EQ2। अच्छा, EQ1 हमने कब परचेज़ करी है? 1 जनवरी 2010 को परचेज़ करी है। इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 15%। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 15% यानी कि 4,500। EQ2 जो है वो हमने 1 जनवरी 2011 में परचेज़ करी थी, तो इस पे इस साल तो डेप्रिसिएशन, पहले साल तो डेप्रिसिएशन लगी ही नहीं होगी, लिहाजा टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 4,500 और सारे एसेट्स की मिल मिलाकर जो डेप्रिसिएशन होती है वो हो जाती है 11,500। यह आपकी टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना? टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है। अच्छा, EQ1 अब 2011 में पूरे साल मेरे पास होगी, तो अगेन 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 15%, और EQ2 जो है वो मेरे पास 44,000 की उसकी वैल्यू है और उस पर मैं 15% की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा पूरे साल के लिए, इसलिए क्योंकि वो मेरे पास 1 जनवरी 2011 से ऑनवर्ड्स मौजूद है। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो 11,100 आता है, और अगर हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं तो वो हमारे पास 23,500 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ, आसान सा पार्ट था। आगे बोलते हैं अर्ली इन 2012 यानी कि 2012 के शुरू में कंसिडरेशन वाज गिवन टू चेंजिंग द रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद द फॉलोइंग रेट्स अप्लाइंग टू द बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 2012 में कंपनी ने ये सोचा कि अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और कंपनी ने कुछ रिवाइज रेट्स दिए। अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। कभी भी एसेट खरीदा हो पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो हमें चार्ज करनी होगी। रिक्वायर्ड बी में बोलता है कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द ईयर्स 2010 एंड 11 यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर मोटर व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, यानी कि देखें अब 2012 के शुरू में उसने ये कहा कि भाई हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है डेप्रिसिएशन का वो यूज़ होना चाहिए और ये रेट्स होने चाहिए, और अब मुझे 2010 और 2012 की डेप्रिसिएशंस दोबारा से कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और मोटर व्हीकल्स और इक्विपमेंट इन दोनों की मुझे ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो देखें ये जो चार्ट है ये हमारे लिए ज़रूरी है। मैं इस चार्ट को एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, देखिए अब हमें क्या करना है, दोबारा ऐसी ही वर्किंग करनी है, लेकिन अब जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में साल 2010 और 11 की वर्किंग करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, अगेन हमारे पास साल 2010 और साल 2011 ये 2 साल होंगे। फिर हमारे पास आएगी व्हीकल्स। अच्छा जी, अब MV1 की बात करते हैं। MV1 पे साल 2010 में कितनी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? 1 जनवरी 2010 को ही हमने ये व्हीकल ख़रीद ली थी, तो 26,000 मल्टीप्लाइड बाई जो अब इसने रेट दिया है वो 25% दिया है, तो 25% अप्लाई किया तो ये 6,500 आता है। सेकेंड ईयर की जब डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होती है। 26,000 इसकी कॉस्ट है, 26,000 की कॉस्ट में से पहले साल की डेप्रिसिएशन विच इज़ 6,500 वो माइनस हो जाएगा पहले। आई रिपीट, 26,000 जो है वो MV1 की कॉस्ट है, उसमें से 6,500 यानी कि पहली साल की डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगा। जो बच जाएगा इस पर मैं 25% लगाऊंगा, 4875।
फिर हम आ जाते हैं MV2 पर। अच्छा, MV2 जो है वो हमने कब परचेज़ करी है? MV2 हमने परचेज़ करी थी साल 2010 में, और 2010 में हमने कब परचेज़ करी थी? 1 जुलाई को 18,000 में। सवाल क्या कहता है? अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। यानी कि अब वो ये कहता है कि मैं पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा हर एसेट पर, चाहे वो कभी भी ख़रीदा हो। तो डायरेक्टली 18,000 का 25% लेंगे, इसको 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगले साल क्या होगा? नेट बुक वैल्यू पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है, तो 18,000 इसकी कॉस्ट थी, उसमें से 4,500 पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करी तो नेट बुक वैल्यू आ गया, और इस नेट बुक वैल्यू पर मैं 25% ले लूँगा तो 3375। इसका टोटल कितना बनता है? इसका टोटल बन जाता है आपका 11,000, और इसका टोटल कितना बनता है? इसका टोटल आपका बन जाता है 8,250। ये हो गई हमारी व्हीकल्स की वर्किंग। इसी तरह हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। जब हम इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो इक्विपमेंट्स में हमारे पास EQ1 एक इक्विपमेंट है, EQ2 एक दूसरा इक्विपमेंट है। EQ1 जो है उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 30,000 है। EQ1 की जो टोटल अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है, टोटल वैल्यू है वो 30,000 है, और 20% के डेप्रिसिएशन रेट के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाए तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 6,000 बनती है। ठीक है, अगले साल की डेप्रिसिएशन क्या बनेगी? 30,000 की कॉस्ट माइनस 6,000 की पिछले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 20% जो डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, यानी कि 4,800। अच्छा, जो EQ2 है वो 2010 के साल में तो थी नहीं, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 2011 वाले साल में हमने इसको परचेज़ किया तो 44,000 पर 20% अप्लाई होगा, यानी कि 8,800, और इसका कर लेते हैं हम टोटल। ठीक है, और ग्रैंड टोटल करते हैं भाई, ये 17,000 और ये 21,850। तो ये हमारे पास है टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है जी, ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है हमारे पास। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या बोलता है? अगले पार्ट में लिखा हुआ है कि द ओरिजिनल प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट 2 years इन बिजनेस वर 2010 और 2011 के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 एंड 11 इफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हैज़ बीन यूज्ड। तो हम हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट टू शो रिवाइज्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले, तो 2010 का एक साल है, 2011 का एक और साल है, दोनों साइड्स पर डॉलर डॉलर की वैल्यूज़। ठीक है जी, सेंटर अलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और एरर को ज़रा इग्नोर करवा देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ओरिजिनल प्रॉफिट। ओरिजिनल प्रॉफिट 2010 का 86,000 था और 2011 का 94,000 था। अच्छा देखिए, ये जो प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेट किया था ना, तब मैंने अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन 11,500 माइनस करी हुई थी, 11,500 की डेप्रिसिएशन माइनस करी हुई थी। लेकिन अगर मैं अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आऊँगा तो डेप्रिसिएशन 17,000 बनती है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हुई है, तो जितनी भी इंक्रीज़ इन डेप्रिसिएशन है वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी, ताकि मैं मज़ीद डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर चार्ज कर सकूँ। डेप्रिसिएशन जितने से भी इंक्रीज़ हुई है वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर जाता हूँ, और जितनी भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो मुझे प्रॉफिट्स में से नेट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो हमारे पास रिवाइज्ड प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मैं अपने ख़र्चों को इंक्रीज़ करूँगा, डेप्रिसिएशन जो है अब 11,000 के बजाय 11,500 के बजाय 17,000 होगी। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? क्या डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है? 21,850 पर जा रही है। ओरिजिनली कितनी थी? ओरिजिनली 23,500 थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मिनट, ओरिजिनली 23,500 थी और अब
इसमें कोई मसला तो नहीं है, देख लेते हैं ज़रा। 13,600 और अच्छा, मोटर व्हीकल 3 जो हमने ख़रीदी थी ना, उसकी डेप्रिसिएशन मैं यहाँ कैलकुलेट करना भूल गया हूँ। MV3, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। MV3 हमने 24,000 में परचेज़ करी थी और उसकी भी 25% की डेप्रिसिएशन 6,000 होनी चाहिए। तो ये टोटल जो है ना वो 14,250 और ये इंक्रीज़ वाली अमाउंट। तो अब जो है वो मेरे पास डेप्रिसिएशन 27,850 पर जा रही है। ओरिजिनली ये डेप्रिसिएशन 23,500 थी, विच मीन्स कि डेप्रिसिएशन 4,350 से इंक्रीज़ हुई है। देयरफॉर आपके पास 89650 का आंसर होगा। आखिरी बात है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ अप्रोप्रिएट यू यूज़ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से क्यों ज़्यादा बेहतर होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है ना, उसमें शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और बाद के सालों में कम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो आप लिख सकते हो दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ सूटेबल फॉर मोटर vehicles as in the early years motor vehicles have lower maintenance cost but give more benefits rather in later years। ठीक है ना। आपकी जो मोटर व्हीकल्स होती हैं शुरू के सालों में उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट कम होती है और वो ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं इन कंपैरिजन टू लेटर ईयर्स। देयरफॉर शुरू के सालों में हम डेप्रिसिएशन जो है उसको ज़्यादा हाई रखते हैं। तो ये सवाल अच्छे से देखकर सॉल्व करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत शुक्रिया।